बड़ा कंफ्यूज था कि मैं स्पोर्ट्स बाइक लूं या क्रूज़र बाइक लूं, बट ये एक ऐसी बाइक है जिसमें मेरे को दोनों चीज़ों का मज़ा आता है। दिक्कतें लगी अभी तक चलाने में, 6 महीने आपको चलाते हो गए इसके, तो क्या क्या दिक्कतें इसमें आई हैं अभी तक? इससे अगर निकालना चाहें तो 35, 32, 33 तक का माइलेज आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आप एक इकोनॉमिक राइड कर रहे हैं और डोमेस्टिक राइड कर रहे हैं तो। अगर लिस्ट में हो या जावा 42 तो क्या सोच के वो ये ले, किस बंदे को ये लेनी चाहिए और किस बंदे को ये नहीं लेनी चाहिए? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा 16 व्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है रिव्यू वीडियो, जो कि आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है जावा 42 क्लासिक लेजेंड। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है इसके रिव्यू पर। आज बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है और एक टूरर बाइक होने के नाते मतलब इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं इसके। बुलाता हूँ मैं इनके ओनर को, तो उन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे। ओनर आ चुके हैं। कैसे हैं अभी आप? बढ़िया भाई, कैसे हैं? क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। तो भाई ये हैं इन बाइक के ओनर एलिश भाई। ये मेरे एक्चुअली नेबरहुड में रहते हैं, तो इन्होंने ये बाइक ली थी। तो भाई सबसे पहले तो आप ये बता दो कि कौन सा मॉडल है या कौन सी बाइक है? भाई ये है जावा 42 क्लासिक लेजेंड, जो कि लॉन्च हुई थी 2023 में। अच्छा। और जब ये लॉन्च हुई थी उसी के 6 महीने के अंदर अंदर मैंने मतलब मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड था, अच्छा मतलब मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, अच्छा। जिसने परचेज करी थी और उसने रीसेल करी थी मेरे को। मतलब करीब 8-9 महीने उसने चलाई और उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो उसने मेरे को रीसेल कर दी थी। एक्चुअली इंटरेस्ट क्या नहीं आया, उसने 4 व्हीलर ले लिया था तो उसने मेरे को रीसेल कर दी थी। अच्छा अच्छा। तो भैया क्या कहते हैं, आपका क्या मतलब रीज़न था इसको लेने का? आपको कैसी बाइक पसंद थी? टूरर बाइक है जैसे कि ये देखने में आ रही है? देखो, पहला तो मेरा रीज़न ये था लेने का क्योंकि मैं एक बाइक लवर हूँ, तो मेरे को एक अच्छी बाइक अपने लिए परचेज करनी थी। अच्छा। और दूसरा, मेरा फ्रेंड ही सेल कर रहा था जो कि अपनी चीज़ों की बहुत केयर करता है, तो मेरे को एक अच्छी डील ऑफर कर रहा था वो। मतलब अच्छे प्राइस रेंज में मुझे एक अच्छी सीसी की बाइक मिल रही थी, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं ये एक अच्छा पावरफुल इंजन है। इसका जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल इंजन है और इसके अंदर टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं स्पोर्ट्स बाइक लूं या क्रूज़र बाइक लूं, बट ये एक ऐसी बाइक है जिसमें मेरे को दोनों चीज़ों का मज़ा आता है। अच्छा। मतलब इसको भगाने में मज़ा आता है और उसमें क्रूजिंग करने में मज़ा आता है, तो इसलिए मेरे को इसकी तरफ जाने के लिए मैंने सोचा। अच्छा। तो भैया आप बता रहे कि इसमें मतलब कितने पावर का, पहले तो सबसे पहले आप इसका इंजन बताओ, इंजन कितने पावर का है इसका, कितने क्या सीसी है, क्या है, क्या टॉर्क है इसमें? इसमें अराउंड 300 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है। अच्छा। सिंगल सिलेंडर। ओके। और डुअल एग्जॉस्ट। डुअल, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 27 bhp का टॉर्क, जो कि काफ़ी पावरफुल टॉर्क माना जाता है इस रेंज की बाइक्स में। अच्छा। तो आप अभी तक आपको कितना समय हो गया चलाते हो? आप जैसे बता रहे 6 महीने आपको लिए हुए हो गए, तो सबसे पहले तो इसकी प्रोस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या खूबी आपको इसमें लगी, फिर उसके बाद इसके कॉन्स पे आएंगे। तो इसकी खूबी तो गाइस देखो, ये है इसका रोड प्रेजेंस बहुत लाजवाब है। जैसा कि इस रेंज में, इस सीसी रेंज में जो बाइक्स आती है जैसे कि रॉयल एनफील्ड हो गई, और अभी कुछ 2-4 कंपनियों ने जैसे कि टीवीएस ने अपनी एक बाइक लॉन्च करी है 300 सीसी में, और होंडा ने भी लॉन्च करी है 300 सीसी में बाइक। उन्हीं सब बाइक से काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस है इस बाइक का। और बात करें इसके पावर की, तो इसकी पावर इन्हीं सारी बाइक से काफ़ी ऊपर है और इसको भगाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। गाइस मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर चुका हूँ, जो कि 140 के अराउंड आती है, जो कि एक क्रूज़र बाइक में काफ़ी बड़ी बात होती है गाइस की 140 तक कोई गाड़ी जा रही है। क्योंकि मैं बुलेट भी ड्राइव कर चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने थंडरबर्ड भी ड्राइव करी है, और एक शायद रोडस्टर करके आती है, रोडस्टर नहीं, टीवीएस ने एक नई लॉन्च करी है, मेरे को नाम रॉनिन होगी शायद। रॉनिन है। हाँ जी। तो उसके अंदर भी जो टॉप स्पीड है वो मेरे को 125-127 के आसपास मिली, बट इसका जो टॉप स्पीड है वो मैं 140 तक खुद चेक कर चुका हूँ, यानी 139-140 तक। तो ये काफ़ी भगने में भी काफ़ी अच्छी है। तो ये तो इसका प्रोज हो गया। और रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी अच्छा है। हाँ, अभी मैं इसके कॉन्स बताता हूँ आपको भी नेक्स्ट टाइम पे, बट अभी मैं इसकी पहले सारी खासियत बता दूँ। और एक और इसकी खासियत है काफ़ी अच्छी, क्योंकि इसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, तो इसका जो दिख रहा है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है हमें। अगर हम पीछे से कोई राइड कर रहा है या फिर कोई तो भाई मैं देख रहा है, बिल्कुल पहले दिखा दूँ, काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। इसमें डुअल एग्जॉस्ट आता है। अभी फिलहाल मैंने इसके एग्जॉस्ट चेंज करा रखे हैं, ये स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं है। मैंने जिससे परचेज करी थी बेसिकली उसी ने चेंज करवा रखे थे। अच्छा। और वो भी पड़े हैं मेरे पास जो उसकी स्टॉक एग्जॉस्ट है, और मैं भी उससे लगाऊंगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर की एक्सेसरी है और इसके ऊपर जो है ये काफ़ी सारा रस्ट आ रहा है, तो अब मैं इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो इसमें इंस्टॉल करवाऊंगा। तो इसका जो एग्जॉस्ट है, डुअल एग्जॉस्ट है, ये इस बाइक को एक काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी हाई एंड बाइक में मतलब कन्वर्ट करता है। तो इसलिए मेरे को मतलब ये इस बाइक की खासियत है। के प्रोज तो आपने बता दिए, कौन से बता दीजिए इसमें क्या क्या आपको दिक्कतें लगी अभी तक चलाने में? 6 महीने आपको चलाते हो गए इसके, तो क्या क्या दिक्कतें इसमें आई हैं अभी तक? सबसे बड़ी दिक्कत गाइस की है जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है। अभी ये साइड स्टैंड पे खड़ी है इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक हाथ के आसपास है। तो
जब हम इसको पेवेलियन के साथ राइड करते हैं या पीछे किसी को बिठा के या 2 जने या 3 जने बैठ के इस पर राइड करते हैं या 2 जने भी राइड करते हैं तो ये नीचे काफ़ी ज़्यादा लगती है गाइस। छोटा सा बम्प भी इसके लिए मतलब बहुत रिस्की है, मतलब ये सीधा जो है इसका नीचे के गार्डर पर लगती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस बाइक का एक ये बनता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत छोटा है। बट अब जो न्यू 2026 या 25 मॉडल आया है उसमें इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इनटू 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ये प्रॉब्लम आने वाली जावा 42 क्लासिक लेजेंड में ख़त्म हो चुकी है। बट मेरे मॉडल में ये प्रॉब्लम है। और दूसरा गाइस इसके माइलेज की बात करते हैं, जैसे कि इसके अंदर 12.3 लीटर्स का 13.4 लीटर्स का टैंक दिया गया है। और फुल कराने के बाद मैंने इसका एवरेज कई बार चेक करा है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग राइड करके, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ राइड करके। कभी मैंने मतलब हाई स्पीड में राइड करा है, कई बार मैंने एकदम लो स्पीड में राइड करा है, कई बार डोमेस्टिक राइड करा है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी राइड जिसे हम बोलते हैं, इकोनॉमिक राइड। तो मैंने हर तरीके से राइड करा है। तो कभी कभार इसका जो माइलेज है वो मुझे 18, 19, 20 भी मिला है। और कई बार जब मैंने इसको डोमेस्टिक सिचुएशंस में राइड करा है, इकोनॉमिक मोड में राइड करा है, तो मेरे को इसका माइलेज अराउंड 40 तो नहीं, 30, 32, 35 के आसपास भी देखने के लिए मिला। मतलब कि आप इससे अगर निकालना चाहें तो 35, 32, 33 तक का माइलेज आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आप एक इकोनॉमिक राइड कर रहे हैं और डोमेस्टिक राइड कर रहे हैं। तो भाई मैं बहुत मतलब सुन के हैरान हो गया कि 350 सीसी की 300 सीसी की बाइक होकर भी ये अगर 30-40 का एवरेज आपको दे रही है, आप बता रहे 30-40 तक का एवरेज दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और कह रहे आप इसे मतलब डोमेस्टिक में चलाते हैं तो ज़्यादा भी दे देती है, और डोमेस्टिक और इकोनॉमिक मोड में बिल्कुल ज़्यादा भी दे देती है। बट गाइज इस रेंज की जो और बाइक्स आती है उनमें लिक्विड कूल इंजन ना होने की वजह से वो काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। जैसे कि बुलेट हमारी वो एयर कूल्ड है, तो उसके अंदर आपको 45-50 तक का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। बट इस बाइक में ऐसा नहीं है। अगर आप इस बाइक को राइड करना चाहते हो तो आपको माइलेज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखा है कि बुलेट वगैरह से तो इसमें भाई काफ़ी पावर है। एडवांटेज गाइस इसका ये है कि इसके अंदर सेंसर सिस्टम बहुत सारा है, हर चीज़ के लिए सेंसर है। और गाइस जनरली क्या होता है कि जो क्रूज़र बाइक जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम ये माइंड में रखते हैं कि उसके अंदर मिनिमम सेंसर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि क्रूज़र बाइक जनरली लॉन्ग रूट पे जाने के लिए होती है। और लॉन्ग रूट पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर सेंसर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो थोड़ा सा अनबेरेबल हो जाता है। बिल्कुल। क्रूज़र बाइक बनाते टाइम हमें ऐसा मतलब कंपनी से ध्यान रखती है कि उसमें कम से कम सेंसर हो। बट गाइस इसके अंदर भर के सेंसर दिए हुए हैं, एक स्पोर्ट्स बाइक वाले, इसके इंजन कूलिंग के लिए और इसके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, इसके साइड स्टैंड के लिए, XYZ बहुत सारे सेंसर इसके अंदर दिए गए हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ये आप कह रहे हो इसमें मैंने 140 को स्पीड तक इसे चला चुकी है, तो इस बाइक की स्टेबिलिटी, हैंडल स्टेबिलिटी कैसी है? गाइस स्टेबिलिटी जो इस बाइक की है वो अराउंड 80 to 100 के बीच में अच्छी स्टेबिलिटी है। बट अगर आप 110 और 120 के ऊपर जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बाइक को ओवर स्पीड करें, क्योंकि क्रूज़र बाइक्स में हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर इन केस कोई टर्न आपके सामने आ जाता है तो क्रैश के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बाइक को 80-100 से ऊपर ना चलाएं। और वैसे भी 80 स्पीड भी काफ़ी होती है, तो आप सेफली राइड करें और स्लो स्पीड में राइड करें तो मेरी तरफ से ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो भैया क्या कहते हैं, अब स्टेबिलिटी की अगर बात कर ही ली है तो एक बार इसकी ब्रेकिंग के बारे में बता दो। ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? गाइस ब्रेकिंग इसकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी, क्योंकि उसमें डुअल चैनल ABS है और एक 6 इंचेस के आसपास का आपको इसके अंदर डिस्प्लेड देखने के लिए मिल जाता है आगे, और 4.5 इंचेस का पीछे को देखने मिल जाता है। बट ओवरऑल ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप इसको, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाई स्पीड में अगर आप इसको राइड करते हैं और ब्रेकिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी ब्रेकिंग करेगी, तो उस केसेस में इसका ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो सकता है। अच्छा, आपने बताया ब्रेकिंग अगर हम हाई स्पीड पर अगर करते हैं 80 to 100 तक तो ठीक है, बट उसके बाद अगर हम अप्लाई करते हैं तो मतलब दिक्कत आती है स्टेबिलिटी में। इसका ब्रेकिंग फेलियर होने के चांसेस है। ब्रेकिंग फेलियर से ये नहीं कि ब्रेक नहीं लगेगी, बट जिस टाइम पोजीशन पे आप ब्रेक लगाना चाह रहे होंगे पॉसिबली हो सकता है उस टाइम पोजीशन पे ना लगे और वो एक क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको इसको इतना हाई स्पीड में चलाने की। और क्रूज़र बाइक इतना हाईली स्पीड में ऑपरेट करने के लिए बनी हुई नहीं होती। तो एक चीज़ और बताइए कि मतलब इतने हायर सीसी बाइक है ये, मतलब 350 सीसी की बाइक में आती है, टूरर बाइक है, तो इसके हीटिंग इश्यूज़ हैं या फिर नहीं है? मतलब हीटिंग इश्यूज़ आते हैं इसमें या नहीं आते लॉन्ग राइड पर या फिर शॉर्ट राइड पर भी? अगर देखा जाए तो मेरे को अभी तक इसके अंदर हीटिंग इशू ऐसा कोई नहीं आया। मैंने इसको गर्मियों में भी काफ़ी ट्रैवल करा है, बट हाँ मैंने गर्मियों में एज सच कोई इतना लंबा राइड नहीं करा। बट अगर आप इसको लंबा राइड करते हैं तो इसको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दें बीच में, यानी 100-150 किलोमीटर के आप आसपास इसको ब्रेक दे देंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। बाकी अगर मशीन है कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और मेरे साथ कभी ऐसा ये हीटिंग इशू नहीं आया है। क्योंकि मैंने हमेशा इसका कूलेंट वगैरह टॉपअप करा के रखा है और चेंज कराया है मैंने हर टाइम। और क्योंकि कूलेंट जो होता है वो एक अलग केमिकल से बना होता है, तो वो कभी कभार जम भी जाता है, जिस वजह से सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आप इसका कूलेंट टाइम टू टाइम चेंज कराते रहें, यानी जब भी सर्विस कराएं 3-4 महीने में, तो जनरली ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और सर्दियों में तो सवाल ही नहीं उठता। इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में कि अगर आप इस सर्विस करवाते हो, इसकी फुल सर्विस होती है,
तो कितना खर्चा क्या आ जाता है, और सबसे ज़्यादा मतलब बाइक में किस चीज़ का खर्चा ज़्यादा आता है अगर जावा को लेकर, और अगर कोई फ्यूचर में लेना चाह रहा हो तो मतलब किस तरीके का खर्चा मतलब ले रहा हो तो उसे पता होना चाहिए कि खर्चा ये वाला आएगा ही आएगा। गाइस सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें तो इसकी अराउंड 2,500 से 3,000 रुपये की फुल सर्विस होती है पेड वाली, आफ्टर 1 ईयर जो मतलब कंप्लीट सर्विस होती है, जिसमें इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा जाता है, तो फिल्टर चेंज करा जाता है, ऑयल फिल्टर चेंज करा जाता है, इंजन ऑयल चेंज करा जाता है, ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज करा जाता है, और बेसिक जो वॉशिंग वगैरह होती है, क्लीनिंग वगैरह होती है, डीप क्लीनिंग वगैरह होती है, चेन रस्टिंग वगैरह होती है, सारी जो करी जाती है ये आपकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 2,500 से 3,000 के बीच में। बाकी इस ड्यूरेशन में अगर कोई आपके इसके अंदर फॉल्ट निकलता है तो इसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली हैं बुलेट के कंपेरिजन, मतलब बुलेट के कंपेरिजन में हाँ बाइक्स आती है उनके कंपेरिजन में इसके पार्ट्स थोड़े से कॉस्टली हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ये वाला मिरर टूट गया था, तो इस मिरर को मैंने पता करा तो मिरर की कॉस्ट थी 4,000 रुपीज़, और अभी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये तो मेरे को उसने किसी और एक्सीडेंटल बाइक में से निकाल के दे दिया, क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि मेरा एक सही है तो आप एक अरेंज कर दीजिए, थोड़ा सा रस्टी है बट उसने चेंज कर दिया। बट अगर मैं लेता तो मुझे इसका पूरा पेयर ही लेना पड़ता, और इस पेयर की कॉस्टिंग है अराउंड 4,000 रुपीज़, और आफ्टर मार्केट आपको यही मिरर अराउंड 700-800 के मिल जाते हैं। तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो काफ़ी महंगे हैं। तो अगर सर्विस के ड्यूरेशन में कोई स्पेयर पार्ट आप चेंज कराते हैं तो वो तो मैं नहीं बता सकता, बट वैसे इसकी सर्विस कॉस्ट 2,500 से 3,000 के बीच में है, जो आपको हर 6 महीने में करानी पड़ती है, या फिर 5,000 किलोमीटर चलने में करानी पड़ती है। तो भी आप बता रहे थे अभी मेरे को कि इसका मीटर चेंज है, जो कि तो गाइस इसके अंदर जो दिया हुआ है एक फुल्ली एनालॉग मीटर है विद स्मॉल LED पैनल, जिसके अंदर अभी आपको देख पा रहे होंगे कि साइड स्टैंड ऑन का जो है इंडिकेशन दिखा रहा है बिकॉज ऑफ सेंसर। जैसे ही मैंने साइड स्टैंड ऊपर करा तो यहाँ पे आपको ट्रिप का ऑप्शन भी है, जैसे अब ये B ट्रिप है मेरा, और ये मेरा फुल ट्रिप है जो मैंने मारा हुआ है, और ये मेरा A तो चला ही नहीं है, तो ये फाइनल ट्रिप है हमारा 5,721 5,000 अप्रॉक्स, मतलब 6,700 हो रखा है, तो 6,000 अप्रॉक्स ये इस मीटर पे चली हुई है। और मैंने इसका मीटर रिप्लेसमेंट कराया था क्योंकि ये मीटर खराब था जब मैंने अपने फ्रेंड से परचेज करी थी। इसका मीटर कॉस्ट कर रहा था 12,000, बट मैंने उनसे अगेन रिक्वेस्ट की थी इसके लिए, तो उन्होंने मुझे किसी एक्सीडेंटल गाड़ी में से निकाल के दिया, तो 4,000 कॉस्ट करा था मेरे को। और इस मीटर से पहले भी मैंने इसको अराउंड 4,000 किलोमीटर के आसपास चलाया हुआ था, तो 6+4 मैंने 10,000 किलोमीटर बाइक को चलाया है। अभी 6,000 अराउंड रेटिंग इसमें दिखा रहा है, और इससे पहले 4,000 में इसको चला चुका हूँ, और उससे पहले मेरा फ्रेंड इसको 10,000 चला चुका था। टोटल ये 20,000 किलोमीटर चली है, अभी तक इस पर एज सच जनरल इशू कोई नहीं आया है। अच्छा, तो आप बता रहे 10,000 किलोमीटर मतलब आपने चलाई है, और बाकी टोटल अगर बात करी जाए तो 20,000 के आसपास बाइक चल चुकी है। 20,000 के आसपास चल चुकी है, और 2-2.5 साल 3 साल इस बाइक को हो चुके हैं लिए हुए। मेरे को तो 1 ही साल हुआ है, बट टोटल इसको बाइक को 2.5 साल होने वाले हैं। ये भी आप बता दो कि मतलब किस बंदे को, अगर कोई बाइक बंदा सोच रहा हो कि जावा 42 लेने की या फिर कोई और बाइक लेने की, तो उसकी अगर लिस्ट में हो या जावा 42, तो क्या सोच के वो ये ले, किस बंदे को लेनी चाहिए और किस बंदे को ये नहीं लेनी चाहिए? तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने की शौकीन हो, और दूसरा जिन लोगों को एक सुपर मतलब स्पोर्ट्स बाइक और एक क्रूजर बाइक का कॉम्बिनेशन राइड करने में मज़ा आता हो, जो कि इस बाइक के अंदर है, जैसे कि वो स्पीडिंग भी करते हों और एक अच्छा स्लो राइड भी करते हों वेदर के अकॉर्डिंग, तो वो इस बाइक को ले सकते हैं डेफिनेटली। जिनको एक कॉम्बिनेशन ऑफ राइड चलाने का शौक है, जैसे कि एक स्पोर्ट्स बाइक हो गई और एक क्रूजर बाइक हो गई। दूसरी बात रही कि अगर आप इसका माइलेज अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस बाइक की तरफ को जा सकते हैं, क्योंकि जनरली 150-200 सीसी तक की जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक मार्केट में आती है, जैसे 150 हो गई, यामा 150 हो गई, R15, और इसी के साथ पल्सर 200 हो गई, पल्सर 180 हो गई, अपाचे हो गई, इन रेंज की बाइक में आपको अच्छा एवरेज देखने को मिल जाता है और एक अच्छा टॉर्क देखने को मिल जाता है। बट इस बाइक में आपको थोड़ा सा माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। बट अगर आप जिम जाना चाहते हैं और एक आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, और आप चाहते हैं कि ऐसी बाइक आप राइड करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट हो, एक पर्सनैलिटी अलग ही निकल के आए, और जो एक चलने में भी जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तो आप ये बाइक परचेज कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ भैया के पास बाइक के साथ साथ, बढ़िया बाइक होने के साथ साथ बढ़िया गियर्स भी हैं, तो भैया बता दो एक बार, आपका हेलमेट भी बहुत अच्छा लग रहा है, गियर्स के बारे में थोड़ा क्या क्या है क्या आपके पास? तो गाइज़ ये मेरे गियर्स के बारे में मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो गाइज़ ये है एक्सॉर का हंटर सीरीज़ हेलमेट, और ये अराउंड आपको कॉस्ट करेगा ऑनलाइन 6,000 अराउंड 5,900 समथिंग, और अगर आप इसको करोल बाग से जाके परचेज करते हैं तो इसमें आपको 20-25% का डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि मैंने इसको 5,000 में खरीदा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था, और इसके अंदर मैंने ये ब्लूटूथ लगा रखा है, ईजैस का ब्लूटूथ है ये, और ये कॉस्ट करता है अराउंड आपको 1,500 to 2,000 के बीच में कॉस्ट करता है। और एक इसके अंदर हमने हैजार्ड लाइट लगा रखी है पीछे, जो कि आपको 200-300 की मार्केट में कहीं पे भी इजीली मिल जाती है। और गाइस एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, ये जो वाइजर है ये इस हेलमेट से भी ज़्यादा महंगा है, तो अपनी जान से भी ज़्यादा इसकी केयर करिए। हाँ भाई, ये तो मैंने बिल्कुल केयर नहीं करा हुआ, मेरा वाइजर एकदम स्क्रैच
फुल ऑफ स्क्रैच हो चुका था, तो मैं चेंज कराने गया तो मुझे पता लगा इस वाइजर की कॉस्ट गाइस 1500 से लेकर 2000 तक जाती है। 1500 से 2000 तक 1500 से 2000 तक इस वाइजर की कॉस्ट है, जो कि पिन लॉक वाइजर कहते हैं, एक्सॉर कंपनी का ओरिजिनल। और मार्केट में आपको काफ़ी कमी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप ये ऐसा कोई हेलमेट परचेज करते हैं तो अपने जो ये वाइज़र है इसका जो उसकी काफ़ी केयर करके रखें, अदरवाइज़ आपको एक नुकसान काफ़ी बड़ा उठाने के लिए मिल सकता है। और दूसरी बात गाइस, मैंने जो जैकेट पहनी हुई है ये एक्सॉर की एकदम बेसिक लेवल 3 कहते हैं, लेवल 1 कहते हैं शायद, वो वाली जैकेट एकदम बेसिक प्रोटेक्शन वाली जैकेट है ये। और इसके साथ में ग्लव्स यूज़ करता हूँ प्रो राइडर के, जो कि आपको इसके अंदर भी 2 वैरायटी आती है गाइस, एक ओरिजिनल और एक कॉपी। तो ओरिजिनल वाले प्रो राइडर हैं, ये आपको 350 to 400 के बीच में देखने के लिए मिल जाते हैं मार्केट में। और इसके अलावा आपके पास कोई नी कप्स वगैरह, नी गेट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, जो मैंने अभी कैरी नहीं करे हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी बाइक राइड करें तो ये, अगर आप 1-2 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हैं, 4 लाख तक, आजकल कोई भी बाइक गाइस 1 लाख से कम नहीं है, तो 10-12 हज़ार लगा के एक अच्छे गेट्स जरूर खरीदे, जो कि आपकी जान जा सकते हैं। जैसे कि 5000 का हेलमेट हो गया, 4000 की जैकेट हो गई और 100-200 के ग्लव्स हो गए। और मतलब बेसिक गेट्स आपके पास होने चाहिए गाइस। अगर आप 1-2 लाख की बाइक राइड करते हैं तो आपकी सेफ्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बाइक इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सारी बाइक की चीज़ें हो चुकी हैं और भैया ने सब कुछ बता दिया है, रिव्यू वगैरह अपना दे दिया है। तो और कोई क्वेश्चन हो बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और भैया का चैनल जो है, भैया भी मतलब भाई भी हैं जो, उनका भी चैनल है यूट्यूब वगैरह पे और इंस्टा पे। तो भैया आपके अपने बारे में बता दो, आपको क्या प्रोफेशन, आप बता रहे थे क्या अकेडमी? वैसे तो मैं म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरे को बाइक राइड्स करना भी काफ़ी पसंद है। और मैंने अपना चैनल खोला था एलिश व्लॉग्स के नाम से। कुछ व्लॉग्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, उतने रेगुलर पोस्ट में नहीं कर पाता क्योंकि और चीज़ों में इंडल्ज रहता हूँ। बट आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं जाके, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिश व्लॉग्स। तो यूट्यूब पे आप ये डालेंगे तो आपको मेरे चैनल देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई ओवरऑल तो मैं यही बताऊंगा, जैसे भैया ने रिव्यू दिया है, बाइक काफ़ी अच्छी है। और क्या कहते हैं, जिसको टूर वगैरह करना बहुत पसंद है वो इस बाइक की तरफ जरूर जा सकता है। बुलेट की तरफ ना जाके इस बाइक पे भी जा सकता है। भाई इस बाइक में भी कई सारे वर्जन आते हैं, जो कि बॉबर हो गया, क्लासिकल 42 लेजेंड, इसमें भी 1-2 शायद वर्जन आते हैं, एक टूरर वाली और एक नॉर्मल वाली। तो जिसको भी टूर के लिए मतलब बाइक चाहिए हो, वो रॉयल एनफील्ड पे ना जाके जावा पे भी जा सकता है। बट भाई इस बाइक की जो एक नुकसान है फ्यूचर में हो या फिर मतलब ओवरऑल नुकसान है कि इसकी बाइक की ना रीसेल वैल्यू बहुत कम है। इस बाइक को मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कमी आती है, काफ़ी मैंने सुना है कि देखा भी है, रिव्यू वगैरह भी देखे हैं। तो इस बाइक के लिए भाई लोग परेशान रहते हैं, इसकी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती है। और रॉयल एनफील्ड से काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं इस बाइक के, जो कि भाई भी बता रहे थे, काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं। काफ़ी फर्क है हाँ, अराउंड 50% का बिल्कुल। तो जो भी भाई इसके बारे में सोच रहा हो भाई, एकदम बढ़िया नॉलेज लेके बढ़िया रिसर्च करके इस बाइक को लेना। आप अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करोगे, लेनी चाहिए 2026 में या नहीं? ये इसमें इसकी काफ़ी सारे जो डिसएडवांटेज थे वो 2025 और 26 का जो मॉडल निकला उसमें फिक्स हो चुके हैं, तो आप ये ले सकते हैं गाइस। और अब तो इसका रोड असिस्टेंस भी मिल रहा है आपको ऑल ओवर द इंडिया। कहीं पे भी आपकी बाइक खराब हो जाती है तो अगर आपने वो ले रखा है अपनी बाइक के साथ, परचेज करा हुआ है उसी टाइम पे एट द टाइम ऑफ बाइक परचेज, तो आपकी बाइक पूरे इंडिया में कहीं भी खराब होगी तो वो वहाँ से पिक कर लेंगे और आपको घर जाने का कोई ना कोई अरेंजमेंट करवा के दे देंगे। तो उसके साथ आप रोड असिस्टेंस भी फ्री मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं भाई बाइक को, ऐसा इशू नहीं। तो भाई ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कि इसके साथ रोड असिस्टेंस भी आ रहा है, क्योंकि भाई ये बाइक मतलब मैंने कई रिव्यूज़ में देखा है कि रास्ते में भी कभी बंद हो जाती है या इसके सेंसर वगैरह में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। लास्ट में आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ कैसी इसकी साउंड है। बाइक की साउंड कुछ ऐसी है, डबल साइलेंसर के साथ। भाई रेव कर दो। तो भाई रेव बहुत तगड़ी आवाज़ है भाई, बाउंसी आवाज़ है इसकी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।